हेलो टीचर्स। 18 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। जीआईसी केमिस्ट्री की तैयारी हम कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बता चुका हूँ जीएस की भी तैयारी करा रहे हैं, तो जीएस का भी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वो आप ज्वाइन कर लें। उस पर भी आपको डेली नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है। तो 19 क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि जो सल्फर हमारा रोम्बिक वाला, अगर हम उसको ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है और रिएक्शन की एंथैल्पी इतनी है। और हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर है। तो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक में कौन सा स्टेबल होता है, कमेंट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसकी रिएक्शन इतनी है। तो कह रहा है इस डाटा में से जो ऊपर डाटा दिया गया है कौन सी बात सही है। कह रहा है रोम्बिक इज लेस स्टेबल। तो वो आप इस डेटा से आप पता करके नहीं, वैसे नहीं बताएंगे कि कौन स्टेबल है कौन मोर स्टेबल है। SO2 हैज़ 2 एंथैल्पीज, ऐसा नहीं होता। यहाँ से आपको लग रहा होगा कि SO2 बनने की एक एंथैल्पी ये दे रखी है, SO2 के बनने की एक एंथैल्पी ये दे रखी है। दरअसल ये इसके बनने की एंथैल्पी नहीं है, ये रिएक्शन की एंथैल्पी है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। द चेंज ऑफ रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक इज एंडोथर्मिक। हाँ, हम ये देख सकते हैं रोम्बिक से मोनोक्लिनिक, तो आप इस वाली मोनोक्लिनिक में से रोम्बिक की वैल्यू को माइनस कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका फटाफट से आप निकाल लीजिए। जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, कितना आंसर आएगा। ये एक 300 है और एक आपका कितना है माइनस, आपने क्या करना है इसमें से 297 को आपने क्या कर देना है, माइनस करना है। तो आपका कितना आ जाएगा, प्लस में आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्लस में, 297.5 है और एक 300 है, तो 2.5 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव में आंसर आएगा। इसका मतलब ये वाकई में एक चेंज जो है ये एंडोथर्मिक है। तो इसका मतलब ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन व्हाट इज द हीट ऑफ हाइपोथेटिकल रिएक्शन P से 2Q बन रहा है। आपने एक 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा हेस्ला। हेस्ला क्या कहता है कि अगर कोई जैसे A से B बने, इसके लिए एंथैल्पी हम H1 मान लेते हैं, और B से वो C बने, इसके लिए एंथैल्पी अगर हम H2 मानते हैं, और C से अगर D बने, इसके लिए हम एंथैल्पी 3 मानते हैं, तो A से जो D बनेगा इसके लिए एंथैल्पी जो होगा वो सम होता है। H1 H2 और H3 का क्या होता है, वो सम होता है। ये टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाती है। तो ऐसे ही वो कह रहा है P से R बनने की X है, R से S बनने की Y है, और आधे S से Q बनने की Z है। तो इसको आपने बताना है P से 2Q बनने की। तो 2Q को आपने 2 बनाना है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यानी कि तो 2Z लेना पड़ेगा। आप इन सबको ऐड कर दो, यानी कि फटाफट से इनको ऐड कर दो, तो 20 का आंसर कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। X प्लस वाई प्लस 2Z आंसर हो जाएगा, जैसे हमने इसमें ऐड किया था। अब क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है ना 2Q बनाना है, तो 2Q बनाने के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई होएगी इस रिएक्शन की, तो इसकी जो वैल्यू है एंथैल्पी की वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो X Y और 2Z जो होगा इस इक्वेशन के हेस्ला के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, C हो जाएगा। 21 कह रहा है व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA फ्रॉम द इक्वेशन गिवन बिलो। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ध्यान से देखो आप, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA, वो आपने यहाँ पर फाइंड करना है। तो आप इस HA को कैसे निकालोगे, इन दो इक्वेशन की हेल्प से। देखो ध्यान से देखना, मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो इक्वेशन सेकेंड है इसको फर्स्ट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, HA प्लस 2OH है। इसमें से माइनस क्या करना है हमने, ये वाली इक्वेशन है, तो माइनस क्या कर देंगे हम, ये वाली इक्वेशन H पॉजिटिव, ठीक है ना, प्लस OH नेगेटिव, ये जो इक्वेशन है माइनस कर देंगे। इज इक्वल टू क्या बन रहा है, H2O बन रहा है प्लस A नेगेटिव बन रहा है, और इसमें से हमने क्योंकि ये माइनस करना है ना, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा। तो आप जब इसके सामने माइनस लगाएंगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये HA प्लस OH माइनस H पॉजिटिव माइनस OH नेगेटिव इज इक्वल टू H2O प्लस A नेगेटिव माइनस H2O पॉजिटिव। तो आप यहाँ से देखो, ये पूरा का पूरा आपका कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, और H2O से H2O आपका कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। तो जब आप इसको कैंसिल कर देंगे, तो अब ये बताइए एंथैल्पी, अब ये HA आपका डिसोसिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस माइनस H को इधर ले जाओ आप, तो क्या बचा, ये HA जो है वो आपका डिसोसिएट हो गया किसमें, H पॉजिटिव और A नेगेटिव में। टूटा कि नहीं टूटा, मैंने एक रिएक्शन आप बना के आपको बता दिया कि HA
H पॉजिटिव और A नेगेटिव में टूट रहा है। यानी कि जो आपको 2 इक्वेशन की वैल्यू है, जो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू है, इसमें से सेकंड इक्वेशन की वैल्यू को आपने माइनस करना है। तो फटाफट से आप माइनस कर दीजिए, क्या वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू क्या है, -x। इसमें से मैंने क्या माइनस करना है, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू, मतलब माइनस करना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -x + y, तो क्या आंसर हो गया आपका, सी आंसर हो जाएगा किसका, 21 का। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन को देखो कभी भी ऐसे अरेंज करना होता है, जो गिवन इक्वेशन होती है, जो चीज़ हमें पूछा हुआ है वो कैसे मिलेगा। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 22 वो कह रहा है व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो इसमें देखो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में कहा आपको जो चीज़ यहाँ पर पूछी है वो कैसे बनेगा, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो हमारी यहाँ ऑलरेडी बन रही है। और किससे बन रहा है, वो हाइड्रोजन और क्लोरीन से बन रहा है, और वही इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। हालांकि इसमें भी बन रहा है, लेकिन मेरे पास ये एक्स्ट्रा है। हालांकि बन ये भी रहा है, तो ये भी एक्स्ट्रा है। तो मुझे इन इक्वेशन को कोई यूज ही नहीं करना, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर 1 मोल निकालना है, ये तो 2 मोल है। तो यहाँ पर तो क्या है, ये 1 मोल का बनाने का होता है, यहाँ 2 मोल है। तो 2 मोल के बनने की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन Q है, तो 1 मोल के बनने की कितनी हो जाएगी, आधा Q हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो सीधा आपका डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि ये 2 इक्वेशन जो थी हमारी बेकार थी, डायरेक्ट इसी से हमारा काम बन रहा है। तो इसलिए एग्जामिनर क्या करता है, एक्स्ट्रा इक्वेशन भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन हम बात करें, AIEEE 2004 में आया है। एक आइडियल गैस है, एक्सपेंड कर रही है इतने वॉल्यूम से इतने वॉल्यूम पर 300 केल्विन पर अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर, वर्क डन इज। तो इसका देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। जब गैस एक्सपेंड हो रही होगी, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, वहां पर वर्क जो लिया जाता है माइनस का लिया जाता है, तो माइनस P डेल्टा V हो जाता है। ठीक है ना, तो माइनस, अब मुझे यहाँ पर बताओ फटाफट से प्रेशर कितना हो जाएगा आपका, जो ऑलरेडी दे रखा है 1 × 10⁵। ठीक है ना, 1 × 10⁵। अब V क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, V2 - V1, तो -10⁵। अरे 1 को छोड़ देता हूं मैं। अब कितने वॉल्यूम में वो जाके चेंज हुई, वो हो गई 10⁻⁻2 हो गई थी इतने से। तो 10⁻⁻2 में से मैं क्या कर दूंगा, 10⁻⁻ क्या कर दूंगा मैं, 3 कर दूंगा। ठीक है, तो आपके पास कैसे हो सकता है, इसको ना 1 इंटू है ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10⁵ इंटू इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 10 बना लेता हूँ और पावर 1 बढ़ा देता हूँ, मतलब माइनस में बढ़ा देता हूँ, ताकि ये बराबर आ जाए, बेस क्या हो जाए मेरे बराबर, और पावर जो आ जाए वो क्या हो जाए, वो बराबर आ जाए। इसलिए इसको मैंने सॉल्व करने के लिए इतना बना दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 में से जब 1 जाएगा, इसके आगे 1 भी तो लिखा हुआ है ना, 1 गुणा करके। ठीक है ना, 1 गुणा, देखो ये वैल्यू 1 की थी, मैंने लिखी हुई नहीं थी, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना रह जाएगा, तो ये बचा आपका 10⁵ इंटू 9 × 10⁻⁻3। तो आपके पास कितना बचा, 9 × 10⁻, अब 5 में से 3 चले जाएंगे तो 2 का मतलब कितना हो गया, 900, और ये सब किस में रहेगा आपका, माइनस में रहेगा। तो 23वें का जो आंसर है वो कितना आ गया आपका, ए आ गया 900 जूल, क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर और लीटर जो होता है जूल के इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, 24th की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस एब्जॉर्ब 300 कैलोरीज 298 केल्विन एक्सपेंड्स बाई 10 लीटर से 1 लीटर, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। देखो मैं इसको अच्छा क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होता है, Q + W के इक्वल होता है। अब Q जो दिया हुआ है यहाँ पर, हीट जो दी हुई है वो आपको दी हुई है कितनी, 300 कैलोरी उसने क्या करी है, एब्जॉर्ब करी है। और जैसे ही उसने 300 कैलोरी एब्जॉर्ब करी, वो 10 लीटर हो गई, एक्सपेंड कर गई। ठीक है ना, 1 ATM के प्रेशर पे। तो फिलहाल अभी वर्क जो होगा वो आपको अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो गैस एक्सपेंड करी है, तो उस गैस का क्या निकालोगे आप, वर्क निकालोगे। और वर्क जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। वो क्या होगा आपका, P डेल्टा V होगा, क्योंकि क्या कर रही है वो, देखो यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें तो एक्सपेंड कर रही है। ठीक है ना, तो फटाफट से P की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी। P हो जाएगा आपका कितना है, देखो यहाँ पर दे रखा है 1 ATM जो है वो आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। तो जल्दी से फटाफट से 1 आपका कितना हो गया, ये प्रेशर हो गया, और वॉल्यूम कितना कर रही है वो 10 लीटर टोटल हो गई ना। वो देखो एक्सपेंड बाई का मतलब होता है पूरा, उसमें अंतर जो आया वो 10 लीटर का यहाँ पर निकल के आया। तो आपके पास लेकिन ये लीटर ATM में आएगा,
क्योंकि प्रेशर किस में दे रखा है, लीटर एटीएम में। अब यहाँ पर जो वर्क है ये किस में दे रखा है, एनर्जी किस में दे रखी है, कैलोरी में दे रखी है। तो मुझे इसको भी, वर्क को भी कैलोरी में बदलना पड़ेगा क्योंकि सेम यूनिट होनी चाहिए। तो 1 कैलोरी, मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी इस तरह का करवाया था, लीटर एटीएम कैलोरी जो होता है वो 24.2 होता है, कैलोरी के इक्वल होता है। ये मैंने किसी थर्मोडाइनमिक की पहली वीडियो में आपको क्वेश्चन करवाया है। तो ये आपका निकल के आंसर कितना आ गया, 242 कैलोरी जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आंसर नहीं, सॉरी, ये डेल्टा पी डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपने क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। और ऐड कर देना है तो मतलब साइन तो ऐड करना है, लेकिन उसका साइन कितना आया आपका, डब्ल्यू का इतना आया है। तो अब जल्दी से बता दीजिए मुझे इसका कितना आंसर आ जाएगा, सोल्व करके आएगा 58 कैलोरी आ जाएगा, और जो कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो 24 का आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25 पर। एक आइडियल गैस है अलाउड टू एक्सपेंड, देखो फिर बात कर रहा है वो अलाउड टू एक्सपेंड, ठीक है ना, बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ये अच्छा एक क्वेश्चन है, 2006 में था, ये बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप इसको। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों वो क्या कर रही है, गैस एक्सपेंड कर रही है, लेकिन वो सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड है। अब ये बात ध्यान देंगे आप, जब वो आइसोलेटेड है इसका मतलब उसके अंदर हीट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, अगर T1 जो टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर है और TF जो है वो फाइनल टेम्परेचर है। कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट होगी, उसका कारण बता देता हूं। जब गैस रिवर्सिबल एक्सपेंड होएगी तो आप देखो वर्क डन जो होता है मैक्सिमम होता है, जो वर्क रिवर्सिबल होता है वो मैक्सिमम होता है किससे, वर्क इरिवर्सिबल से। ठीक है ना, अब जब वो गैस रिवर्सिबल एक्सपेंड होगी, और मैंने क्या बताया, ये वर्क क्या है, ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होएगा, क्योंकि अब वो गैस क्या है, आइसोलेटेड है। अब जब गैस एक्सपेंड होएगी, सपोज करो इस कंटेनर में वो गैस एक्सपेंड होएगी, दूर दूर जाएंगे मॉलिक्यूल, तो गैस की कूलिंग शुरू हो जाएगी। अब कूलिंग क्यों शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनको अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है एक्सपेंड करने में, तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च करेगा और वो उसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। जूल थॉमसन इफेक्ट भी जनरली इसी टॉपिक पे वर्क करता है, तो उसकी कूलिंग शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि उसको हीट मिल नहीं रही तो सीधी सी बात हो गई, वहां का टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जो फाइनल टेम्परेचर होगा, यानी कि एक्सपेंड होने के बाद जो रिवर्सिबल वाला होगा वो कम हो जाएगा। किससे, जो फाइनल टेम्परेचर होगा किसके, इरिवर्सिबल के होगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या है इसमें, पार्शियल करेक्ट है या पार्शियल रॉन्ग है, और ये ऑलमोस्ट क्या है आपका सही है। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो ये होगा। ये कभी पॉसिबल नहीं है, फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर कभी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में बराबर नहीं होंगे, ना ही इसमें होगा। इसमें कह रहा फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का बराबर होगा, हो ही नहीं सकता। जब वर्क डन रिवर्सिबल में ज़्यादा है तो वहाँ कूलिंग ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। उम्मीद ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। 26वां क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि फॉर इक्वल वेट ऑफ टू गैसेज equal work on isothermal reversible expansion from initial state to the same final pressure the gases should be। देखो दो बराबर अमाउंट हमने गैस की ली और वो बराबर वो काम कर रही हैं, लेकिन आइसोथर्मल रिवर्सिबल में वो काम कर रही है, तो वो कौन दो गैसेज होंगी। आइसोथर्मल याद रखेंगे, और हालांकि मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क जो होता है, रिवर्सिबल वर्क जो होता है वो क्या होता है आपका, माइनस NRT 2.303 माइनस 2.303 NRT log V2 अपॉन V1 होता है। तो आप अब यहाँ पर मुझे ये बता दीजिए, मोल N जो होता है वो क्या होता है, मोल्स होते हैं। तो मोल को हम कैसे लिखते हैं, वेट अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है ना, मोल्स होते हैं ये, गिवन अमाउंट अपॉन मोलिकुलर मास। तो अब मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आइसोथर्मल है तो दोनों गैस का टेम्परेचर सेम है, R सेम होगा। अब मुझे ये बात बता दीजिए, और दोनों की अमाउंट भी सेम है, तो वर्क जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, मोलिकुलर मास पे। तो उन दोनों गैस का मोलिकुलर मास भी सेम होना चाहिए, तभी दोनों के लिए वर्क सेम आएगा ना। ठीक है, तो अब मोलिकुलर मास जो है वो आप इन दो का निकाल लीजिए। नाइट्रोजन का कितना होता है मोलिकुलर मास, 14 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो ये कितना आ गया, 30। ऐसे ही आप C2H6 का निकालिए, 2 कार्बन है वहाँ पर, तो कितना हो गया, 24, और 6 कितने हो गए वहाँ पर, हाइड्रोजन हो गए, तो उनका भी कितना आ गया, 30। तो जब उनका मोलिकुलर मास दोनों का सेम है, M सेम हो गया, वॉल्यूम सेम हो गया, और वर्क सेम आ रहा है, यानी कि उनका वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा होगा वो भी सेम होगा, V1 V2 में जो अंतर आएगा वो भी सेम आएगा, तो वर्क भी सेम होगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 26 का D हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27। कहते हैं कि व्हाट आर QWE इफ ए गैस एब्जॉर्ब 200 जूल हीट एंड एक्सपेंड फ्रॉम
10 to 20 लीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ 1 एटीएम। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि साइन कन्वेंशन का है, अगर आपको साइन पता होगा तो सब कुछ आप कर दोगे। देखो जब गैस एब्जॉर्ब होती है, मतलब जैसे ये सिस्टम है, अगर इसके अंदर हीट आएगी तो उसका साइन आप प्लस में लोगे, और अगर हीट बाहर जाएगी तो उसका साइन आप किस में लोगे, माइनस में लोगे। तो क्योंकि वो एब्जॉर्ब है तो Q कितना हो गया आपका, प्लस का 200 जूल हो गया। अब क्योंकि वो गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है 10 लीटर से 20 लीटर 27 डिग्री पर और 1 एटीएम के प्रेशर पर। तो अब जरा वर्क निकालना, कितना हो जाएगा, माइनस पी डेल्टा वी। अब P कितना है, प्रेशर कितना है, प्रेशर कितना है 1 एटीएम का, वहां पर क्या हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है ना, इनटू अब डेल्टा वी कितना है, 20 से 10 हो गई, मतलब 10 से 20 हो गई सॉरी, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, माइनस 10 एटीएम आ गया, माइनस 10 एटीएम लीटर आ गया। एटीएम में प्रेशर था और लीटर में था, तो फिर वही बात आ गई, इसको जूल में बदल लो, क्योंकि सारी यूनिट जूल में दे रखी है ना। तो जूल में बदलने के लिए ये भी मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, जूल में बदलने के लिए 101.3 जूल से मल्टीप्लाई करना होता है लीटर एटीएम को। तो ये आपका जो आंसर आ गया वो माइनस में आएगा, 1013 जूल। अच्छा चलो, आपको आंसर ना भी पता हो तो आप इस सब में देखो, अगर आपको ये चेंज करना नहीं आता होगा तब भी आप देखो, सब में ये आंसर दे रखा है, ठीक है ना। 1 10 13 जो है वो आना ही आना है आंसर। आपको साइन पता होना चाहिए, जब गैस हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो सिंपल सी बात है वो एक्सपेंड ही होएगी ना भैया। जब आप किसी को गर्म करोगे, हीट दोगे, तो वो फैलेगा कि नहीं फैलेगा, और फैलने का मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम, और बाय द सिस्टम में साइन कैसा लिया जाता है, नेगेटिव। तो जहां जहां नेगेटिव दे रखा होगा, क्योंकि इन दोनों में तो पॉजिटिव दे दिया, तो ये तो ऑप्शन दोनों होंगे नहीं। जहां जहां नेगेटिव दे रखा होगा, क्यू डब्ल्यू आपका, ये क्यू है, ये डब्ल्यू है, और ये आपका कितना है, इंटरनल एनर्जी है। तो जहां जहां आपका माइनस होगा वो मान्य हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो क्यू कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आंसर क्या निकल के आ गया आपका, 27 का आंसर कितना हो गया, सी हो गया। क्यू पॉजिटिव है, डब्ल्यू नेगेटिव है। अब सिंपल सी बात है, इंटरनल एनर्जी जो होगी उसकी बढ़ेगी, तो इसलिए वो भी इंटरनल एनर्जी आपकी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। वो कैसे हो जाएगी, आप डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू से निकाल भी सकते हो। क्यू तो आपका 200 आया, और यहाँ आपका ये कितना आ गया, माइनस 10 13 आ गया, ठीक है ना। तो प्लस का क्या कर दोगे, माइनस का 10 13 कर दोगे। तो सिंपल सी बात है, जब 200 में से आप क्या है, माइनस 10 13 को माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा ना, 813। तो इसलिए जो है वो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ ए परफेक्टली गैस इनटू वैक्यूम। देखो जब गैस कोई भी आपकी वैक्यूम में एक्सपेंड होएगी तो उसका आंसर कितना होता है, आपको मैंने पहले भी पीछे बताया था। वहां पर आपका ना तो कोई एंथैल्पी में चेंज आएगा, ना वहां पर कोई हीट में चेंज आता है, और ना कोई काम होता है। फ्री एक्सपेंशन में अगेंस्ट जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर कुछ नहीं होगा तो वहां पर कोई वर्क भी नहीं माना जाता, हीट ना एब्जॉर्ब होगी ना रिलीज होगी, और एंथैल्पी में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझना है आपने, बहुत सारे क्वेश्चन आगे सोल्व हो जाएंगे। कह रहे हैं 1 मोल जो आइडियल गैस है एक्सपेंड कर रही है फ्रीली। तो फ्रीली का मतलब सब कुछ क्या हो जाएगा, तो आइसोथर्मली वो कर रही है, तो एंथैल्पी चेंज कितना हो जाएगा। जब कोई गैस फ्रीली करेगी तो आपका वहां पर एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन के लिए मामला कितना होता है, 0 होता है, याद रखेंगे। आइसोथर्मल फ्रीली का, ठीक है ना, फ्रीली मतलब वैक्यूम की तरह से ही हो गया ये। तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी देखो वो वही बात कर रहा है, यहाँ बस एक रिवर्सिबल की बात कर रहा है, रिवर्सिबल का। ये भी मैंने आपको बताया था कि एंथैल्पी जो है डेल्टा एच जो है वो आपका पाथ फंक्शन है। अब जब वो रिवर्स होगी, रिवर्सिबल होगी, या एक साइक्लिक प्रोसेस होगा, तो सिंपल सी बात है रिवर्सिबल में भी क्या होता है, वही चीज वापस आपको मिलेगी। तो इसलिए वहां पर भी आंसर कितना होता है, 0 होता है, ये आपने ध्यान रखने हैं डायरेक्ट, ठीक है। रिवर्सिबल हो या क्या हो, साइक्लिक हो या कैसा हो, या फ्री लिखा हुआ हो या वैक्यूम लिखा हुआ हो, ये आपने ध्यान रखना है। इन सारे केस में डेल्टा एच जो होगा, डेल्टा ई जो होगा, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आपके 0 हो जाते हैं। 31वां क्वेश्चन करते हैं। 2 मोल आइडियल गैस का एक्सपेंड कर रहा है। देखो जब भी वर्ड आपका एक्सपेंड आ जाएगा तो मेरे माइंड में तो यही बात आएगी, आपके में पता नहीं आती है कि नहीं आती, ठीक है।
अब इसमें क्या करा, 5 लीटर से 50 लीटर हो गया, यानी कि 50 लीटर हो गया 5 लीटर से, ठीक है। और 2 मोल गैस के दे रखे हैं, तो भैया इसमें तो इस बार मोल लेने पड़ेंगे, तो मोल कैसे ले लोगे आप, ये वाला, और टेम्परेचर भी दे रखा है, तो ये वाली बात जो आपके दिमाग में आएगी ये गलत आएगी। क्या करोगे आप, पहले इसको लिखोगे W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, ठीक है ना। अब क्योंकि वो माइनस 2.303, n कितने हैं 2 हैं, और r जो होता है वो आपको पता होना चाहिए 8.314 होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर 27 डिग्री है, तो इसमें आप 273 ऐड कर दो, मतलब 300 केल्विन कर दो, और लोग जो है आपका 50 लीटर हो गया 5 से। तो आपने इसको जस्ट सोल्व करना है, 5 ढाई 50 और log 10 होता है 1, यानी कि 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 1, क्योंकि log 10 कितना हो गया था 1, log 10 कितना होता है 1 होता है। जब आप इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 11488.285 जूल, लेकिन हमें तो आंसर दे रखे हैं किलो जूल में, तो यानी कि आप इसको 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और आपके पास आंसर आ जाएगा मोटे मोटे तौर पर इतना आ जाएगा। तो जो कि आंसर कितना हो गया, माइनस में चल रहा है सारा का सारा सीन, तो माइनस का 11.5 किलो जूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। कह रहा है 1 मोल वाटर का, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो 31, 1 मोल वाटर जो है डज 3.1 किलो जूल ऑफ वर्क। अब इसने वर्क देखो, डज का मतलब काम कर रहा है, वर्क, ठीक है ना, ड्यूरिंग कन्वर्जन टू स्टीम एट 1 atm प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 40.650 है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है, E इज इक्वल टू क्यू प्लस W होता है। अब मुझे एक बात बताओ, वर्क कितना है, वर्क है 3.1, और डज है, डज का मतलब वो काम कर रहा है, काम कर रहा है मतलब उसके द्वारा काम हो रहा है, और जब बाई आता है तो वर्क कैसा लिया जाता है, माइनस का लिया जाता है, तो इसमें माइनस का वर्क हो जाएगा कितना, 3.1 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा। अब बात आई भाई क्यू क्या है, देखो Q होता है हीट। अब हीट तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपके पास पानी है, आप इस पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हो, और 1 atm प्रेशर पे आप इसको क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, और आप इसको वेपर में बदल रहे हो। तो यहाँ पर जो हीट दी जा रही है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेकिन आप मुझे बताइए, है तो हीट ही है, ये ही आपका यहाँ पर Q है, ठीक है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को ही मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, क्यू को ही क्या बोल रहा हूँ मैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को ही यहाँ पर क्यू बोल रहा हूँ। तो आपका क्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा 40.65, और ये हो गया माइनस 3.1, और आपका आंसर आ गया 37.55। कितना आ जाएगा, किस में दे रखा था ये आपका, ये किलो जूल में दे रखा था, तो किलो जूल जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इस 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं। कह रहे 550 किलो जूल साइकिल इनवर्स वर्क इज डन बाय 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इन ए साइक्लिक प्रोसेस। अब देखो आपको क्या दिखाई दिया इतने मोटे मोटे तौर पे, ये तो आपने सबसे ज़्यादा याद रखना ही रखना है। तो जब साइक्लिक प्रोसेस होता है तो वहाँ पर इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, एंथैल्पी जीरो होती है, बताया था ना ये आपको। चलिए कह रहा है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन 1 साइक्लिक। क्यों आपको क्या करना है यहाँ पर, क्यों नहीं जीरो होता, क्यों कब जीरो होता था, जब हम क्या करते थे, एडियाबैटिक प्रोसेस होता था। तो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू में यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर लगा दूंगा। अब इंटरनल एनर्जी तो मेरी जीरो है, क्यू मुझे निकालना है, और वर्क कितना करा गया यहाँ पर 550 जो यहाँ पर साइकिल का है वो यहाँ पर वर्क किया गया, तो क्यू कितना आ जाएगा माइनस का 550 जो होगा। लेकिन क्यों, लेकिन एक बात, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो मुझे ये वर्क कैसा लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, तो मेरे पास 550 किलो जूल का जो होगा वो आंसर आ जाएगा, वो भी प्लस में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन ए सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट ए टू बी इज 40 किलो जूल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जब वो ए से बी जाता है तो उसमें इंटरनल एनर्जी जो चेंज है वो 40 किलो जूल है, ठीक है ना। इफ ए सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी बाय रिवर्सिबल पाथ एंड रिटर्न टू स्टेट ए बाय ए इरिवर्सिबल पाथ,
ठीक है ना। अब इस देखो दोनों बातें बड़ी अच्छी कही हैं। इफ ए सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी बाई रिवर्सिबल पाथ एंड रिटर्न टू ए बाई एन इरिवर्सिबल पाथ, मतलब वो बी से ए तो आ गया रिवर्सिबल से, अब ए से बी नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्या है देखो बाई एन, अब वो क्या कर रहा है कि बाई, दोबारा पढ़ेंगे, इफ द सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी बाई रिवर्सिबल पाथ एंड रिटर्न टू ए बाई एन इरिवर्सिबल पाथ, मतलब अब बी से जब ए आ गया वो इरिवर्सिबल पाथ है, मतलब अब ये इधर नहीं जाएगा, लेकिन जब यहां से यहां जा रहा था तो यहां से यहां आ सकता है। अब पहली बात, व्हाट वुड बी द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो देखो इसको आप कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, जब वो ए से बी दो आ गया है यानी कि रिवर्सिबल आ गया है वो, तो यहाँ पर सब कुछ कैसा हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली वो आया कहाँ है, ए में पहुंच गया ना स्टेट में, तो वो जब रिवर्सिबल हो गया तो वो तो जीरो हो जाएगा। दोबारा समझो भाई, ए से बी जब वो गया, ठीक है ना, दोबारा समझेंगे, देखो कि इंटरनल एनर्जी व्हेन सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट ए टू बी 40 जूल है, तो वो जब वो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वो 40 जूल है जब ए से बी जाता है। लेकिन अब वो कह रहा है इफ द सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी बाई रिवर्सिबल पाथ, मतलब ए से बी जो है वो क्या है, रिवर्सिबल पाथ में है, मतलब ऐसे भी जा सकता है, जैसे ही मतलब ए से बी में जाएगा तो पक्का बी से ए में आएगा ही आएगा, इसका मतलब ये है। अब वो क्या कह रहा है, रिवर्सिबल एंड रिटर्न टू ए बाई ए इरिवर्सिबल पाथ, अब मतलब जब वो बी से ए जाएगा तो अब ए से बी नहीं आएगा, यहां वो रिवर्सिबल नहीं, अगर यहां भी रिवर्सिबल होता तो आंसर आपका 40 बन जाता फिर से, अगर वो कहता वापिस रिवर्सिबल, अगर वो वर्ड यहां लिख देता फिर बात आपकी 40 रहना था, क्योंकि ए से बी जा रहा है, बी से ए आ रहा है, फिर ए से बी आ रहा है, लेकिन अब वो इरिवर्सिबल है, यानी कि बी से ए आ गया, अब नहीं जाएगा वापिस ए में, तो इनिशियल स्टेट आपको क्या मिली, ए ही मिली ना, तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, क्या रखनी है कि एज द सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रीचेस टू अगेन ए, तो आपका नेट एनर्जी में चेंज कितना होगा, जीरो ही होगा। ए से शुरू हुआ था, अब चाहे जहां मर्जी घूमता हुआ आए, हमें कोई मतलब नहीं, इनिशियल में वो ए में आके रुक गया है, तो इंटरनल एनर्जी आपकी जीरो हो जाएगी। 35 क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, समझने का क्वेश्चन है। कह रहा एक मोल मेरे पास एनहाइड्रस सॉल्ट एक्स है, ठीक है ना, मेरे पास एनहाइड्रस सॉल्ट क्या है, एक्स है। अब डिजोल्व इन वाटर, तो जैसे ही मैं इसको वाटर में क्या करता हूं, डिजोल्व करता हूं, तो जब मैं वाटर में डिजोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाएगा। ये 5H2O दे रखा, मतलब 5 मॉलिक्यूल जो है वाटर के वो मेरे पास मिल जाएंगे। पहले अभी क्या हुआ, ये जस्ट हाइड्रेशन हुआ इसका, अभी क्या हुआ, हाइड्रेशन हुआ है। अब उसके बाद क्या क्या कह रहा है, अब मैं इस हाइड्रेटेड सॉल्ट को क्या करूंगा, डिजोल्व कर देता हूं। देखो दो चीज अलग अलग होती है, एक तो जब कोई चीज पानी में जाती है तो हो सकता है वो हाइड्रेट हो, मतलब अपने साथ पानी के मॉलिक्यूल को जोड़ ले, फिर वो उसके अंदर घुलना शुरू हो जाता है, तो जब वो घुल जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो सॉल्यूशन बन जाएगा। यहां जो एनर्जी निकलेगी वो कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन किसका, ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट, ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट, मतलब जो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट था। एक हो सकता है इसको मैं डायरेक्ट पानी में घोल दूं, तो ये क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, किसके एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ एनहाइड्रेटेड सॉल्ट। एनहाइड्रेटेड का मतलब क्या है, इस बार वो पानी में नहीं घुला, मतलब पानी के मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ा नहीं, सीधा घुल गया। इधर पहले उसने पानी के मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ा, फिर वो घुला। एक क्या है यहाँ पर, बिना जोड़े ही वो डायरेक्ट घुल गया, ठीक है ना, तो ओवरऑल वो घुला तो है ही। यहाँ पर अब वो क्या कह रहा है, हीट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होगी, मतलब जब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है इसकी हीट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होगी। अब इसमें वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या दी है। कह रहा है 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट एक्स डिजोल्व इन वाटर एंड लिबरेटिंग 25 किलो जूल ऑफ हीट, तो यानी कि ये देखो, ये जो एनहाइड्रस सॉल्ट है ये पानी के अंदर जो घुल रहा है, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 25 किलो जूल दे रखी है। अब क्योंकि वो लिबरेट कर रहा है, लिबरेट का मतलब हीट निकल रही है, तो माइनस का साइन मैं पक्का यहां पर लूंगा ही लूंगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इफ हाइड्रेशन एनर्जी -35 किलो जूल है, हाइड्रेशन का मतलब है यहां पर जो एनर्जी दी आपको ये 35 किलो जूल है, हाइड्रेशन मतलब जब वो पानी के साथ जुड़ा था। अब वो क्या कह रहा है, हीट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये वाली वैल्यू जो है ये मुझे निकालनी है। तो अब देखो हेसला क्या कहता है, कहता है ये वाली जो वैल्यू होगी ये किसके सम के इक्वल होगी, इसके और इसके। हेसला कहता है चाहे कोई रिएक्शन स्टेप में हो या डायरेक्ट हो जाए, समझ रहे हो ना, चाहे कोई डायरेक्ट हो जाए या स्टेप में हो जाए, वो किसके इक्वल होगी, सम के इक्वल होगी। तो मैं क्या लिख देता हूं, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ
ऑफ एनहाइड्रेटेड सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट, वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन, ये हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी प्लस चेंज इन एंथैल्पी कौन सी वाली? डिसोल्यूशन एनर्जी ऑफ, डिसोल्यूशन एनर्जी ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो अब ये वैल्यू जो है ये मुझे दी -25 इज इक्वल टू, वो दी आपको -35 और प्लस ये मुझे निकालनी है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से? -25 और 35 को उधर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 35 और आंसर आ जाएगा बड़ा वाले साइन के साथ, यानी कि +10 किलो जूल पर मोल आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 35 का आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है ना? उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 36 जो कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग थर्मोडाइनेमिक डाटा आपने क्या निकालना है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH। देखो मैंने पहले ही बताया था कि जो चीज़ आपको निकालनी होती है वो आप मुझे बता दो, ये OH कैसे बनेगा, OH का फॉर्मेशन किससे होगा, आप फटाफट से बता दीजिए। OH आप किससे बनाओगे? तो देखो इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, ऐड करके देखते हैं देखो कैसे बनेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, इक्वेशन 2 को मैं 1 में ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये देखो साफ देखो, ये क्या बना रहे हैं, ये H2O बना रहे हैं, ठीक है ना। तो जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2O की ये दे रखी है, तो जरा आप एंथैल्पी ऑफ इसका क्या कर लो, डिसोसिएशन भी निकाल लो। तो आप ये देखो, ये बनने की एनर्जी है, वहां वो उसके टूटने की एनर्जी है। तो अगर मैं यही इसमें से माइनस कर दूं तो ये भी आप कर सकते हो। तो फिलहाल आपके पास क्या बनेगा ये देख लेते हैं। दोनों इक्वेशन को फिलहाल मैं ऐड करता हूं, आपको ऐसे ये वाली बात समझ में नहीं आएगी। तो H2O में मैं क्या ऐड कर रहा हूं, मतलब पहली इक्वेशन में मैं क्या ऐड कर रहा हूं, दूसरी इक्वेशन। तो H2 + हाफ O2 इज इक्वल टू क्या बना रहा है, H पॉजिटिव, ठीक है ना, प्लस OH नेगेटिव, ठीक है ना, प्लस H2O क्या बन रहा है, ये प्लस H2O। तो ये इस H2O से ये H2O क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आपका H2 और O2 मिलके क्या बना रहे हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव यहाँ पर आपका वो बना रहे हैं। तो यहीं से आपको एंथैल्पी ऑफ OH नेगेटिव जो है वो आपको मिल जाएगी। अब जब ये आपको यहाँ पर मिल गई तो क्यों ना अब आप इनकी वैल्यू को भी इसी तरह से लिख दें। मैंने क्या करा भाई, पहली इक्वेशन में दूसरी वैल्यू को क्या करा था, ऐड करा था। तो पहली की वैल्यू क्या है, 57.32 है कि नहीं है, 57.32 है कि नहीं है। इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, दूसरी वैल्यू कितनी है, 286 - 2 है कि नहीं है। तो यानी कि ये 57.32 में से 286.2 क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। तो माइनस का 228.88 किलो जूल जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 36 का आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, 37 की बात करते हैं। द एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि कार्बन क्या जलना, कार्बन का जलना, ठीक है ना। इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको मैं H1 मान लेता हूं, वो कितनी दी हुई है, -393.5। और कार्बन मोनोऑक्साइड का जलना, कार्बन मोनोऑक्साइड का जलना, आप हालांकि रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो। तो यहां पर जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है वो कितनी दी हुई है, -283 जो है किलो जूल पर मोल आपको रेस्पेक्टिवली दी हुई थी, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपको निकालना है। तो देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आप कैसे निकालोगे, देखो बहुत आसान सी बात है, कैसे निकालोगे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे निकालोगे आप। भैया जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, आप इसमें से क्या माइनस कर दोगे। वैसे तो इसका एक डायरेक्ट आप एक मिनट मैं इसको रफ करता हूं थोड़ा सा, जो मैंने इक्वेशन बताई थी उसके बेस पे आ जाओ। क्या करना है आपको, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका निकालना है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकालना है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनेगी ये आपको बताना है। देखो कैसे बनेगी, तो इस इक्वेशन में से आप ये वाली इक्वेशन माइनस करोगे। माइनस क्यों करोगे, देखो अभी मैं बताता हूं। जब C+O2 में से आप क्या माइनस करोगे, ये तो पहली इक्वेशन हो गई, सॉरी पहली इक्वेशन क्या है, C+O2। C+O2 में से आप क्या माइनस करोगे, ये माइनस करोगे CO+
हाफ O2 को आप माइनस करोगे, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू देखो ये वाले हिस्से में से मैंने ये माइनस कर दिया। अब CO2 अभी आपको बताऊंगा अभी ये मैंने क्यों ऐसे करा है, ठीक है ना, माइनस CO2, ठीक है। इस वाली CO2 में से वाली CO2 माइनस हो गई, तो ये तो खैर क्या हो गई आपकी, कैंसिल हो गई। तो C प्लस O2 माइनस CO, अब ये जो माइनस CO और माइनस हाफ O2 है इज इक्वल टू यहाँ पर 0 है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस माइनस CO को इधर ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको मैं उठा के अभी ले जाता हूँ रफ करके, ताकि आपको कम जगह में काम बन जाए, ठीक है। तो ये वाला उठ के कहाँ चला गया, ये हो गया मेरे पास CO प्लस का हो गया। अब एक O2 में से और आधा O2 जाएगा तो कितना बचेगा, आधा ही O2 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो देखो C प्लस हाफ O2 CO का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता चला माइनस क्यों करना है। देखो जब मैंने ये दो इक्वेशन बनाई थी और इसमें पूछा था CO का फॉर्मेशन, अब मुझे पता है कि CO यहाँ रिएक्टेंट वाली साइड है, तो इसको प्रोडक्ट वाली साइड में लेके कैसे जा सकता हूँ। जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो इस वाली इक्वेशन में इस साइड मेरे पास ये CO माइनस का आएगा, तो जब मैं प्रोडक्ट वाली साइड ले जाऊंगा तभी तो ये प्लस का होगा ना। तो इसलिए ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो सिंपल सी बात है। तो पहली वाली इक्वेशन की वैल्यू कितनी है, ये है, यानी कि माइनस 393.5 है, और इसमें से आपने क्या कर देना है, दूसरी वाली माइनस कर देनी है, और दूसरी वाली कितनी है, 283 आपकी है। तो देखो बस फटाफट से आपका आंसर कितना निकल के आ गया, 110.5 किलो जूल यहाँ से आपका आ गया, ठीक है ना। और लेकिन साइन कैसा आएगा, क्योंकि ये सब कैसी है, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन ही माइनस में आ जाएगा निकल के। तो इसलिए इसका आंसर 37 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोबारा रिवर्स करके देख लो अगर नई बात समझ में आई हो तो। 38 जो है देखो वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है। इफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 एंड y2 आर इन द रेशियो ऑफ 1:5, मतलब अगर मैं xy को तोड़ता हूं तो ये टूटेगा किस में, x पॉजिटिव और y नेगेटिव में। तो इसकी वैल्यू अगर मैं a मान लेता हूं, ठीक है ना, और फिर वो कह रहा है कि x2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, x2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ये किस में टूटेगा, x पॉजिटिव और 2x में टूट जाएगा। चलो हम आयन ना भी लिखें तो वो सिंपल क्या है, आयन ना भी अगर हम मेंशन करें तो वो 2x पॉजिटिव में 2x में टूट गया, इसकी वैल्यू कितनी है, 22। और अगर वो y2 में कह रहा है, अगर इसको आप तोड़ोगे तो ये 2y में टूट जाएगा, और ये आपका क्या बन गया, मैंने मान लिया ये c। अब इसको c ना मानो, इसको भी आप a मान लो। तो आप देखो रेशियो सेम है, अगर ये a है ये a है तो ये 0.5 होगा, यानी कि ये a/2 होगा, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन XY की बात, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है XY की वो आपको वैल्यू दे भी रखी है, कितनी दे रखी है, वो 200 किलो जूल दे रखी है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो x2 की है वो आपको यहाँ पर निकालनी है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको किसकी निकालनी है, x2 की निकालनी है। तो अब आप इस रिएक्शन को कैसे करोगे, देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको x2 की निकालनी है। सोचो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, उसी तरह का हो गया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको x2 की निकालनी है। तो किस में से क्या करोगे कि आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी यहाँ से निकल कर आ जाए, बहुत आसान है। तो ये आप मुझे अपने आप वैसे तो करके बताएंगे ही बताएंगे अपने आप। एक क्वेश्चन में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने के लिए छोड़ देता हूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है वैसे ही करना। अगर नहीं आता है तो टेलीग्राम का मैंने चैनल का लिंक दे रखा है, वहां ये क्वेश्चन पूछना, मैं सोल्व करके वहां पर फोटो आपको डाल दूंगा, ठीक है। 39 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इतना है। तो भैया मीथेन बनता कैसे है, पहले तो जरा ये बताओ। जब कार्बन जो है H2 के साथ रिएक्ट करेगा तभी तो मीथेन बनेगा, हालांकि आप इसको बैलेंस कर सकते हो। ये आपको वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, माइनस का 74.8 किलो जूल पर मोल आपको दे रखा है। चलिए ये वैल्यू आपको दे रखी है। द एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एवरेज एनर्जी फॉर CH बॉन्ड फॉर्मेशन वुड बी। अब एडिशनल एनर्जी आपको भैया क्या चाहिए, देखो एडिशनल एनर्जी चाहिए आपको, और इसकी मतलब क्या निकालने के लिए, एवरेज एनर्जी CH बॉन्ड की, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बने उनकी एनर्जी निकालने के लिए। भाई आपको कार्बन हाइड्रोजन क्या करना चाहिए, देखो जब कभी भी एनर्जी निकालनी होती है तो एक तो आपको, जब ये कार्बन होगा ये सॉलिड होगा ये गैस होगा, तो अब ऐसे तो होता नहीं है, पहले आप इस सॉलिड को भी किस में बदलोगे, कार्बन को गैस फॉर्म में बदलोगे, यानी कि एक तो आपको सब्लिमेशन एनर्जी चाहिए, कौन सी चाहिए, सब्लिमेशन एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, तब तक काम नहीं बनेगा। और आपको
हाँ, अब ये तो ऑलरेडी गैस फॉर्म में है, तो आपको बस क्या करना है, इसको तोड़ना है, इसको डिसोसिएट करना है, तभी तो आपके पास एटम आएंगे ना। तभी, क्योंकि एटम ही तो रिएक्ट करता है ना एटम के साथ, मॉलिक्यूल थोड़ी ना रिएक्ट करेगा। तो आपको ये दो एनर्जी यहाँ पर चाहिए, एक तो सब्लिमेशन एनर्जी चाहिए और आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए। तो 39 का डी हुआ कि नहीं हुआ? डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन चाहिए आपको, और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन किसकी चाहिए? कार्बन की चाहिए। अब ये दोनों रिएक्ट करके आपको क्या बनाएंगे? CH4 बनाएंगे गैसेस फेज में, ठीक है ना। 4 एटम हो जाएंगे ना, 4 एटम हो जाएंगे, 2 दूनी 4 एटम हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम, 40 क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का है। एंथैल्पी चेंजेस फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। देखो क्लोरीन गैस है, 2 एटम बने पहले, आयोडीन है, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन को देखो ध्यान से समझो, पीछे जो क्वेश्चन बनाया है बिल्कुल उसी से रिलेटेड है जो मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बता रहा था। कह रहे एंथैल्पी चेंजेस फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस, ये आपको दे रखे। देखो क्लोरीन गैस है तो पहले इसको तोड़ा, मतलब ये होगी डिसोसिएशन एनर्जी, और आयोडीन गैस था, इसको भी तोड़ा, यानी कि ये भी डिसोसिएशन एनर्जी हो गई। और ये सॉलिड है, ये गैस में बदला, मतलब पहले सब्लिमेशन एनर्जी हुआ। ICl गैस है तो ये तो डिसोसिएशन एनर्जी है, क्योंकि आपने इसको एटम में तोड़ा है। अब ये क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड स्टेट फॉर आयोडीन क्लोरीन, इनकी क्या दे रखी है, इसने एनर्जी दे रखी है। अब ये कह रहा है ICl के फॉर्मेशन की एनर्जी क्या होगी। अब मुझे ये बताओ ICl बनता कैसे है। भैया आपका आयोडीन और जब क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे तब आपका क्या बनेगा, ICl बनेगा। लेकिन ऐसे नहीं, अगर ये सॉलिड हुआ तो पहले आपको इसको सब्लिमेशन एनर्जी देके इस I2 को आपको किस में बदलना पड़ेगा, गैस में बदलना पड़ेगा। और क्लोरीन तो ऑलरेडी गैस ही होता है, यानी कि इसको आपने डिसोसिएशन एनर्जी देनी है। तो यहाँ पर मुझे देखो, अगर मैं इसको पूरी डिसोसिएशन एनर्जी दूंगा तो मुझे यहाँ 2 क्लोरीन के एटम यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन मुझे प्रोडक्ट में एक ही चाहिए। तो मैं क्यों ना इसको आधा दे दूं, डिसोसिएशन एनर्जी आधी दे दूं, तो मेरे पास एक एटम ले लूंगा मैं बैलेंस करने के लिए। ऐसी मुझे एक आयोडीन चाहिए, तो क्यों ना मैं सब्लिमेशन एनर्जी भी क्या कर लूँ, इसको आधी दे दूँ। तो मेरे पास यहाँ पर अभी तो नहीं, सब्लिमेशन तो पूरा ही देना पड़ेगा। सब्लिमेशन एनर्जी मैंने इसको पूरी दी तो ये गैस फेज में आ गया। अब मैं इसको भी तोड़ लेता हूँ, इस आयोडीन को, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ। आयोडीन जो मेरे पास सॉलिड था ये और क्लोरीन जो गैस है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ICl का एक मॉलिक्यूल बना रहा है। तो पहले तो मैं क्या दूंगा, इसको सब्लिमेशन एनर्जी दूंगा, ताकि मेरे पास क्या आ जाए, ये गैस फेज में ही आ जाए। और ये तो ऑलरेडी गैस फेज में है, तो बस इसको डिसोसिएशन एनर्जी दे दूंगा, ताकि मेरे पास ये क्या आ जाए, एक क्लोरीन का एटम आ जाए, वो भी कौन सी फेज में, गैसियस फेज में। अब मैं क्या करूंगा भैया, इसको भी डिसोसिएशन एनर्जी दूंगा, लेकिन आधी, ताकि ये मेरे पास किस फेज में आ जाए, सिर्फ एक एटम आ जाए गैस फेज में। और इधर से एक एटम जो है ये ऑलरेडी मैं उतार लेता हूँ ऐसे ही, ये गैस फेज में आ जाए। और अब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तब क्या बनाएंगे, ये ICl। ये टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है अब यहाँ पर आपने निकाल देनी है, ठीक है ना। तो हालांकि देखो हमें एटम भी एक ही चाहिए, तो सब्लिमेशन एनर्जी भी जो होती है वो भी आपको आधी लेनी पड़ेगी, ठीक है। आधी सब्लिमेशन एनर्जी, आधी डिसोसिएशन एनर्जी। हालांकि ये तो आएगा तो पूरा ही पूरा यहाँ पर टू एटम, 2 एटम को सॉलिड से गैस में बदलने के लिए एनर्जी है ना ये तो मुझे तो एक एटम के लिए आधी चाहिए। हालांकि यहाँ मैंने लिख लिए 2 ही एटम, और जब 2 एटम को तोड़ूंगा तो एक एटम आ जाएगा। तो अब बस इन सबको ऐड कर दीजिए, एंथैल्पी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आधी तो आपके पास क्या आ गई, आधी आ गई सब्लिमेशन एनर्जी, आधी आपकी ये वाली लिखी मैंने, आधी सब्लिमेशन एनर्जी, आधी डिसोसिएशन एनर्जी आयोडीन की, और आधी डिसोसिएशन एनर्जी किसकी आ जाएगी, क्लोरीन की आ जाएगी, ठीक है ना। डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन की आ जाएगी। और जब आप इन 3 वैल्यू को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर यहाँ से निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। सब्लिमेशन, डिसोसिएशन एनर्जी, ऐसे ही सब्लिमेशन और उनकी एनर्जी। तो ये सब जब वैल्यू पुट करोगे, ये देखो मैं रफ कर रहा हूँ, कौन सा वाला एरिया, ये वाला मैं रफ कर देता हूँ। और जो जो वैल्यू मैंने अभी आपको लिखी हैं इनको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो फटाफट से देखते हैं क्या आंसर आ जाएगा। तो देखो एक 1/2। अब आप मुझे बताइए सब्लिमेशन एनर्जी आयोडीन की कितनी दी हुई है। सब्लिमेशन एनर्जी आयोडीन की दी हुई है मुझे, कहाँ है ये दी हुई है 62.76 जो है वो मुझे यहाँ पर दिया हुआ है। तो 62.76 प्लस, और आधी एनर्जी अब मुझे क्या किसकी चाहिए, इस आयोडीन के डिसोसिएशन की चाहिए, तो 151 है। तो हाफ किसका चाहिए मुझे, 151 का चाहिए, ठीक है ना। प्लस अब आपको क्या चाहिए, अब आपको ये जो क्लोरीन का चाहिए, अब क्लोरीन का डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, यानी कि हाफ आपको किसका चाहिए, 242.3 का चाहिए,
ठीक है ना, इतना हो गया। अब इसमें से आप क्या एक चीज़ और भी तो माइनस करनी पड़ेगी ना, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी तो दे रखी है ना, यहाँ पर कोई दे रखी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? नहीं दे रखी है। ठीक है, तो आपको देख लेता हूँ, एक वैल्यू और दे रखी है, ये दे रखी है इन दोनों की एंथैल्पी जो गैसेस फेज में है, जब ये दोनों आपस में मर्ज होते हैं तो ये 211.3 किलो जूल की एनर्जी अलग से निकलती है। ये लैटिस एंथैल्पी कहलाती है, जब दो एटम आपस में मर्ज होकर कोई मॉलिक्यूल बनाएंगे। और लैटिस एंथैल्पी हमेशा माइनस की होती है, ये भी यहाँ पर माइनस ऐड करना होता है। लैटिस एनर्जी यू नोट से भी हम इंडिकेट कर देते हैं। तो ये माइनस का कितना हो गया, 211.3। जब आप इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर इन पॉजिटिव, दैट इज 16.73 किलो जूल। तो जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16.73, मीन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये आपके आज के 40, हालांकि अभी तो बहुत क्वेश्चन है।